सो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल सुधीर साने ट्यूटोरियल। और आज का टॉपिक जो होगा वही कंटिन्यू होगा। हमने लास्ट वीडियो में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा था एडीएएस अप्रोच से। तो आज हम पढ़ेंगे जो सेकंड अप्रोच है, दैट इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा ये भी अप्रोच प्रोफेसर केन्स ने ही जो है दी है, और ये अप्रोच कुछ नहीं है, ये अप्रोच एडीएएस अप्रोच से ही डिराइव हुई है। आपको पता है प्रोफेसर केन्स का टू सेक्टर मॉडल जो उन्होंने अज्यूम किया है, उसमें उन्होंने जो एडीएएस अप्रोच में बोला था कि एडी इक्वल टू एएस होना चाहिए, वहां इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा। वहां ना तो ज्यादा माल बनेगा जितना कंज्यूमर ने मांगना है, मतलब कि एक्सेस माल नहीं होगा, एक्सेस डिमांड नहीं होगी, और ना ही वहां पर डिमांड कम रहेगी बेसिकली, ठीक है ना। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइन प्रोफेसर किन्स के अकॉर्डिंग वहां पर होगा जहां प्लैंड सेविंग्स और प्लैंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे। प्लैंड सेविंग्स एंड प्लैंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए भाई, सेविंग्स कौन करता है? सेविंग्स करते हैं जी हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट करने का काम किसका है? इन्वेस्टमेंट करने का काम है फर्म सेक्टर का। और हम बात कर रहे हैं प्लैंड सेविंग और प्लैंड इन्वेस्टमेंट की। तो बेसिकली यहां पर बहुत ही देखिए ट्रिकी है ये बात कि सेविंग के साथ जो एडजेसेंट फैक्टर है, जो मोस्ट डिपेंडेंट उसका फैक्टर है वो, या जिस पर सेविंग डिपेंड करेगी, वो बेसिकली कंजम्पशन है। भाई मैं 100 रुपए कमाता हूं, यदि कंजम्पशन 70 करता हूं तो सेविंग अपने आप 30 रुपए आएगी। मतलब सेविंग डिपेंड कर रही है कि भाई मैं कमाया हूं में से कंज्यूम कितना कर रहा हूं। तो ये अप्रोच क्या कहती है कि सेविंग, प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। और कैसे अप्रोच, कैसे लिखना है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देंगे बीच में। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किन्स, as per saving investment approach, equilibrium level of national income, देखिए शॉर्ट में लिखा नेशनल इनकम, आप जरा ध्यान रखिएगा, ऐसे आपने उन्होंने नहीं लिखना पेपर में बिल्कुल भी, is determined at a point where planned savings and planned investment are equal। ठीक है जी। देखिए ये अप्रोच, दिस अप्रोच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ये अप्रोच वहीं से डिराइव्ड हुई है जी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। आपको बताता हूं कैसे। प्रोफेसर केन्स ने कहा था एडीएएस अप्रोच के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होने चाहिए डिटरमिनेशन के लिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइन करने के लिए। तो देखिए, एज पर एडीएएस अप्रोच इक्विलिब्रियम वहां आएगा जहां एडी इक्वल टू एएस है। अब प्रोफेसर केन्स ने क्या कहा था? एडी क्या होता है? कंपोनेंट है इसके सी प्लस आई, उनके अकॉर्डिंग सी प्लस आई। और एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट क्या बोले थे जी? सी प्लस एस। अब आप खुद देखिए, ये सी से सी कट जाएगा, सी इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो देखिए प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्लान्ड सेविंग। तो ये अप्रोच आईएडीएएस अप्रोच से ही है। इसको ये लिखने के बाद आपको आगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देना है इसका कि भाई ये अप्रोच इंडिकेट क्या कर रही है। ठीक है, तो पहले आप यहां तक देखिए, इसके बाद हम आगे करते हैं। हाँ जी, तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे बच्चों, देखो कि भाई जो प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल, इसकी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। इसका मतलब इकोनॉमी में जितनी भी सेविंग्स हुई थी वो सारी की सारी इन्वेस्टेड हो गई। पहली बात तो ये बात इंडिकेट करती है कि सेविंग ही आगे इन्वेस्टमेंट बनती है। हमने कुछ जोड़ा, सेव किया, बैंकों में सेव कर दिया, आगे उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा दिए। तो यहां पर क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम वहां अचीव होगा जहां सारी की सारी सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी इन्वेस्टेड होगी।
या आप अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि भाई जो एक्सपेक्ट किया था प्रोड्यूसर ने कि हाउस होल्ड ये सेव करेंगे उतना ही सेव किया। भाई बेसिकली वो सेविंग का आइडिया लगाता है तो कंजम्पशन का आइडिया भी लग जाता है प्रोड्यूसर को। अब मुझे पता है इकोनॉमी में इतने करोड़ रुपए या 100 रुपए की इनकम हो रही है, तो भाई हाउस होल्ड की इनकम 100 रुपए हो रही है, तो ये बंदा 70 खर्च करेगा, 30 सेव करेगा, तो उसने उतना ही किया, तो मतलब ज्यादा नहीं है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एज पर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच टोटल सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी गेट्स इन्वेस्टेड होली, पूरी की पूरी एक तो वो इन्वेस्टेड हो गई है। इन अदर वर्ड्स हाउस होल्ड save such amount that was expected by the producers, ठीक है ना, फ्रॉम देम, उनसे जो एक्सपेक्ट किया था प्रोड्यूसर ने, बिल्कुल उन्होंने उतना ही सेव किया, यानी कंजम्पशन भी उन्हीं के अकॉर्डिंग की, तभी ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा। देखिए इसमें भी ये अप्रोच जब डिराइव ही उससे हुई है बेसिकली, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए यहां पर भी प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का इक्वल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, जैसे एडीएस इक्वल ना होने पर डिसइक्विलिब्रियम हुआ था कि भाई एडी ज्यादा हो गया तो भाई नए वर्कर एम्प्लॉय कर रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, या एडी कम हो गया इससे, तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि भाई वर्कर हटाने पड़ेंगे, आउटपुट कम होगा, नेशनल इनकम कम होगी, तो सिमिलरली इसमें भी होगा। कंजम्पशन का जो रिलेशन है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट, सेविंग जो है डायरेक्टली कंजम्पशन से रिलेटेड, आपको पता है भाई, यदि सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी तो डिसिप्लिन इसमें भी बात करेंगे, सेविंग ज्यादा होने का मतलब कंजम्पशन कम है, अब कंजम्पशन कम है तो इसका मतलब भाई एक तरीके से स्टॉक जो है प्रोड्यूसर्स के बाद ज्यादा बचा रह जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, मगर आपको यदि ये क्वेश्चन आता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो आपने लिखना इतना है, मैं आपको समझा जा रहा हूं, लिखना आपने वही है, तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन वो डिराइव कहां से हो, और ये बात जरूर लिख देना, ये कीवर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम भी हम बना सकते हैं, ग्राफिकल, देखिए कैसे बनाएंगे आप। आपको पता है प्रोफेसर कीन्स ने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस माना है, भाई इन्वेस्टमेंट तो ये है जी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जिसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, और सेविंग मैंने आपको बताया था नेगेटिव से चलती है, तो सेविंग का ये रहा, दिस इज योर सेविंग। यहां पर आप वही लिख लीजिए, आप अपना एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, और यहां पर टोटल स्पेंडिंग्स, ये आपका रीजन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इक्विलिब्रियम कहां आएगा जी, इक्विलिब्रियम यहां पर जहां पर प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल है, रीजन इज दैट। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, वो कहते हैं जी न्यूमेरिकल एग्जांपल दीजिए, इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन की जो वर्थ बनती है 4 मार्क्स की बनती है, बट वो स्पेशली कोई आपसे अप्रोच पूछता है 6 मार्क्स में और कहते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल दो, तो उस केस में आपको शेड्यूल भी बना के दिखाना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट कराता हूं। तो देखो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल दिखा रहा हूं, यदि न्यूमेरिकल एग्जांपल पूछो इक्विलिब्रियम में, तो आप ये शेड्यूल का यूज कर सकते हैं, चाहे अप्रोच एडीएस हो, चाहे आपकी अप्रोच सेविंग इन्वेस्टमेंट, दोनों से आपको दिखाऊंगा। देखिए तो ये एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल है डिटर्मिनेशन के लिए। मान लीजिए इनकम 0 से शुरू हो जाइए आप, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और बस इतना बहुत है, 600 तक ले लीजिए। मान लीजिए अब ये कंजम्पशन सी, 0 इनकम भी आपको पता है कि कंजम्पशन होगा, तो मैं मान लेता हूं कि ये 25 है जी। अब आप
75 70 75 का गैप लेते रहिए तो ये मान लो 100 हो गई, ये 175 हो गई, और ये आपकी 250 हो गई, 325 हो गई, 400 एंड 475। मतलब मैंने बेसिकली 75 का गैप ले लिया जी। मतलब ये 75 का गैप का मतलब है कि एमपीसी जो कि कंजम्पशन किस रेट से चेंज हो रहा है, यदि इनकम के चेंज, अब देखो इनकम बार बार 100 रुपए चेंज हो रही है मगर कंजम्पशन 75, तो 100 का 75% चेंज हो रहा है। एमपीसी मैंने 0.75 ले लिया एक तरीके से। अब आप एक देखिए, आप कमाते 0 है, कंज्यूम आप 25 करते हैं, तो सेविंग्स कितनी होगी जी आपकी? भाई एक पैसा नहीं कमाया, 25 रुपए कंज्यूम कर दिए, सेविंग आ गई जी -25। ऐसी यहां सेविंग आ गई 0, ठीक है ना जी। ऐसी आपकी 200 में से ये सेविंग आ गई 25, 300 में से ये 50, 400 में से ये 75, 100 की सेविंग है, और ये आपका 125 की सेविंग है। अब इन्वेस्टमेंट यहां पर कुछ अज्यूम करनी पड़ेगी। सपोज भाई प्रोफेसर कीन्स ने अपने मॉडल में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मानी जो कि फिक्स रहेगी एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। तो मैं मान लेता हूं जी इन्वेस्टमेंट यहां पर मान लो जी 50 है, चाहे कुछ भी है, 50 है जी, 50। अब आप एक बात बताइए, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सी प्लस आई, हमने आपको ये बोला है। तो एग्रीगेट डिमांड कहां आएगा? ये देखिए C प्लस आई, ऐसे C और I को जोड़ दीजिए, और एग्रीगेट सप्लाई C प्लस S, ये एग्रीगेट सप्लाई निकल जाएगा। तो देखिए C प्लस आई 25 प्लस 50 75, 100 प्लस 50 150, 175 प्लस 50 225, 250 प्लस 50 300, 325 प्लस 50 375, 400 प्लस 50 450, और 475 प्लस 50 525। और एग्रीगेट सप्लाई इनकम ही होती है, चाहे आप C प्लस आई जोड़ो, आना जी उसमें वही है 0 100 200 300 400 500 और 600 जोड़ लीजिए। C प्लस एस को C और S 0 100 प्लस 0 100 200 300 400 जोड़ लीजिए। अब बताइए किस लेवल पर ADAS इक्वल है? तो आप देख सकते हैं ये लेवल पर ADAS इक्वल है। मैं इसको, और अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जिस लेवल पर ADAS इक्वल है वहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है। आप यहां पर इसका बता सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि यहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, ADAS के इक्वल है। तो दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इससे पहले जो लेवल है वहां पर देखिए आपका ADAS से ऊपर चल रहा है, यानी ADAS से ऊपर है और इन्वेस्टमेंट सेविंग से ऊपर है। तो ये डिसइक्विलिब्रियम है, दिस इज डिसइक्विलिब्रियम। यहां पर क्या है जी, आप देखिए AD आपका AS से कम है और इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम है, ये भी डिसइक्विलिब्रियम है, ये भी आपका डिसइक्विलिब्रियम है जी। देखो कॉन्सिक्वेंस लिखने की जरूरत है, न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखो दैट इज सफिशिएंट, मगर आपको कॉन्सिक्वेंस लिखने भी हो तो आपको पता है यहां पर एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और नेशनल इनकम सब बढ़ेगी। रिजल्ट इसका ये है जी, सब बढ़ेगा। यहां पर आपको पता ही है डिमांड ज्यादा आ रही है जी, तो नए वर्कर एम्प्लॉय किए जाएंगे, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो सेम रिजल्ट। यहां पर कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी, क्योंकि इक्विलिब्रियम होती स्टेबिलिटी है जी।
और यहां पर क्या होगा, यहां पे डिसइक्विलिब्रियम है, यहां पे इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को कट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आउटपुट कम होगा और जिसकी वजह से नेशनल इनकम डिक्लाइन होगा। ये रिजल्ट आएगा जी। ठीक है जी। तो कोई भी अप्रोच पूछी हो, न्यूमेरिकल एग्जांपल स्पेशली पूछा हो, तो ही आपने ये एग्जांपल देना है। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे हमने डिसइक्विलिब्रियम में एडीएस में पढ़े थे, कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इनकम, नेशनल इनकम, आउटपुट। ऐसी सेविंग इन्वेस्टमेंट के भी सेम वैसे ही बताने हैं। मैं एक का हिंट दूंगा, दूसरे का आपको सिमिलरली बता दूंगा कैसे लिखना है। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अब वो जैसे प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट हमने एडीएस अप्रोच में पढ़ी थी डिसइक्विलिब्रियम के केस में, ऐसे हम पढ़ लेते हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट में यदि सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं है, तो जी क्या प्रोसेस होगा रीएडजस्टमेंट का, मतलब दोबारा से इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि भाई आप इंपैक्ट बताइए, यदि प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आउटपुट पे क्या पड़ेगा, नेशनल इनकम पे क्या पड़ेगा। या अपोजिट कर लीजिए कि प्लान इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, या सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट, दोनों ही केसेस में। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम दोबारा से रीस्टोर्ड कैसे होगा जी, यदि प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, या प्लान इन्वेस्टमेंट प्लान सेविंग से ज्यादा है। तो देखिए, बिल्कुल सेम उसी लैंग्वेज में आंसर लिखना है जैसे मैंने आपको एडीएस अप्रोच में बताया था, बिल्कुल सिमिलर। अब मैं आपको खाली बता देता हूं कि यदि सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो इसका मतलब है कि हाउस होल्ड ने कंजम्पशन का खर्चा कम किया है जितना प्लान्ड आउटपुट आया था, क्योंकि सेविंग ज्यादा रहेगी, इसका मतलब खर्चा कंजम्पशन कम किया है। अब जब कंजम्पशन कम करेगा, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कम मांगेगा जितना प्लान्ड आउटपुट हो गया है, तो ऑब्वियस है देयर वुड बी अनडिजायर्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। तो ये सिचुएशन बिल्कुल उसको रिफ्लेक्ट करेगी जैसे एडीएस से कम था। तो ये सिचुएशन बिल्कुल वही है जिस प्रीवियस सिचुएशन में एडीएस से लेस देन था। तो देयर वुड बी अनडिजायर्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। प्रोड्यूसर बोलेगा भाई साहब माल उतना बिका ही नहीं जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन थी, मैंने तो आउटपुट ज्यादा बना लिया, और अब मेरे पास इन्वेंट्री जितनी मेंटेन करनी थी उससे ज्यादा मेंटेन हो रही है। तो होगा क्या, अब वो जॉब कट करेगा, भाई साहब आपको मैं निकालता हूं, काम से निकालेगा क्योंकि और स्टॉक तो बनवा नहीं सकता। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कट होगी, एम्प्लॉयमेंट कट होने से आउटपुट कट होगा, और आउटपुट कट होने से नेशनल इनकम कट होगी। तो अपने आप कहीं ना कहीं जब नेशनल इनकम कट होगी तो सेविंग अपने आप कम होनी शुरू होगी, लोगों की इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी। और ये प्रोसेस बिल्कुल तब तक चलती रहेगी जब तक प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाए। तो एक चीज मैं लिख देता हूं, तो देखिए एक का इंपैक्ट में लिख देता हूं, दूसरा बिल्कुल एज इट इज अपोजिट करना है। देख लीजिए, इफ प्लान्ड सेविंग्स ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, in this situation household consume less than the expectation, क्योंकि सेविंग ज्यादा है तो कंजम्पशन कम है, consume less than the expectation of the producer, so there will be undesired increase in the stock of inventories। इन्वेंट्री के स्टॉक बढ़ जाएंगे लाइन विद द प्रोड्यूसर। ठीक है जी। अब वो क्या करेगा, सेम वही लैंग्वेज लिखनी है, प्रोड्यूसर विल स्टार्ट कटिंग जॉब, दैट विल लीड टू डिक्लाइन इन आउटपुट एंड हेंस द नेशनल इनकम विल डिक्लाइन। ठीक है। नाउ प्रोड्यूसर्स will start cutting jobs that would lead to decline in the output and hence the
नेशनल इनकम विल डिक्लाइन, नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होने लग जाएगी। और इसके बाद आपने सेम वही लिखना है लाइन, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल प्लान सेविंग बिकम इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट एंड इक्विलिब्रियम विल बी रीस्टोर्ड, और इक्विलिब्रियम दोबारा से रीस्टोर्ड हो। देखो इंपैक्ट पूछो तो इंपैक्ट भी बता दिया हमने इसी में कि भाई साहब एम्प्लॉयमेंट कट होगी, आउटपुट कट होगा और नेशनल इनकम डिक्लाइन होगी इस सिचुएशन में। और इसके अपोजिट सिचुएशन में आपने जैसे वहां लैंग्वेज लिखी थी सेम वैसे लिखना है। स्टार्ट क्या करना है आपने, जब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो प्लान्ड सेविंग से, इन दिस सिचुएशन हाउस होल्ड कंज्यूम मोर देन द एक्सपेक्टेशन, लेस की जगह आपने लिखना है मोर देन द एक्सपेक्टेशन। मैंने आउटपुट बनाया 100 करोड़ का, मुझे लगा ये 900 करोड़ मांगे, उन्होंने 1100 करोड़ मांग लिया, तो मोर देन द एक्सपेक्टेशन। इसके कारण मेरे इन्वेंट्रीज में कमी आएगी और इन्वेंट्रीज को मेंटेन करने के चक्कर में ऑब्वियस है मैं नए वर्कर को हायर करूंगा जिससे आउटपुट बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोबारा से प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाए और इक्विलिब्रियम इस तरीके से रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां लाइन मैंने लास्ट की कंप्लीट नहीं किया, वो बिल्कुल अपोजिट लिखना है, बिल्कुल सिमिलर लैंग्वेज में। और डायग्रामेटिकली मैं अभी आपको लास्ट बता देता हूं, देखिए मैं यहां पर एक लास्ट में लाइन जरूर ऐड करना, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल प्लान्ड सेविंग बिकम इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये लाइन जरूर लिखनी जैसे वहां लिखी थी, नहीं तो मैं आपको अभी आगे बता देता हूं। तो ये लाइन आप जरूर ऐड कर लीजिए, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल प्लान्ड सेविंग्स बिकम इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड हेंस इक्विलिब्रियम विल बी, देखिए ऐसे मैं लिखूंगा तो इक्विलिब्रियम होगा विल बी रीस्टोर्ड। ठीक है जी, और सेम उसमें आप जब आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा प्लान्ड सेविंग से तो आप इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया। अब डायग्राम और देख लीजिए, देखिए मैं दोनों ही एक में बना देता हूं डायग्राम। ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपका सेविंग है। ठीक है जी, देखिए इक्विलिब्रियम आपका इस पॉइंट पर है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए पॉइंट ये है, ये OQ लेवल है, आउटपुट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। यदि पॉइंट अपना OQ1 आउटपुट है तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है सेविंग से, और जब इन्वेस्टमेंट सेविंग से ग्रेटर है तो इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए सब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, आउटपुट भी बढ़ाना पड़ेगा, नेशनल इनकम भी 100% बढ़ेगी। और यही चीज आपकी सेविंग जब ग्रेटर होगी वो आगे पॉइंट पर है OQ2 लेवल पे मान लीजिए। यहां पर क्या है, सेविंग का ग्राफ ऊपर है, आप चेक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से ऊपर है सेविंग का ग्राफ। तो इस केस में इक्विलिब्रियम पे आने के लिए आपको सब बैक आना पड़ेगा OQ लेवल पे आने के लिए। OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट पे है तो OQ पे आने के लिए बैक आना पड़ेगा। नहीं, इन तीनों चीजों को, एम्प्लॉयमेंट को, आउटपुट को और नेशनल इनकम को आपको कम करना पड़ेगा जैसे हमने आपको कॉन्सिक्वेंसेस में बताया है। तो ग्राफ भी वही चीज रिफ्लेक्ट करता है जो जेन्युइन सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिसिप्लिन केस में। तो आई थिंक आपको टॉपिक पसंद आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जो है कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है जी।